ये कहानी है देहरादून की। वही देहरादून जहां पहाड़ों की रानी मसूरी की ठंडी हवाएं मैदानों से मिलती हैं। यहीं एक गली में एक छोटा सा साफ सुथरा घर था महेश जी का। महेश जी यानी अनन्या के पिता। परिवार में महेश जी, उनकी पत्नी सरिता, एक छोटा बेटा राहुल और उनकी लाडली बेटी अनन्या थी। अनन्या नाम की ही तरह वो बिल्कुल अलग थी। वो बड़े सपने देखने वाली लड़की नहीं थी। उसके सपने छोटे थे, प्यारे थे। उसे बस एक ऐसा हमसफर चाहिए था जो उसे समझे, उसे इज्जत दे, और हाँ, शायद उसे शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने दे। वो बीए फाइनल ईयर में थी। महेश जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मामूली तनख्वाह पर इज्जत की रोटी। उनकी बस एक ही फिक्र थी, अनन्या की शादी। लड़की सयानी हो गई थी, खूबसूरत थी, सुशील थी। महेश जी बस एक अच्छा घर चाहते थे। और फिर एक दिन वो अच्छा घर खुद चलकर उनके पास आ गया। सहारनपुर के एक बड़े कारोबारी का रिश्ता आया। लड़के का नाम रोहन। अपना बिजनेस, बड़ा घर, गाड़ी, और क्या चाहिए। लड़के की माँ कमला जी जब रिश्ते की बात करने आई तो उनकी बातों में शहद घुला था। हमें तो जी बस लड़की चाहिए, उन्होंने सरिता का हाथ पकड़कर कहा था। दहेज का हम एक धागा भी नहीं लेंगे। हमारी अनन्या, वो अनन्या को पहले ही अपना मान चुकी थी। बस एक जोड़ी कपड़ों में आ जाए, हम उसे रानी बनाकर रखेंगे। महेश जी की आंखों में पानी आ गया। ऐसी किस्मत कहां होती है सबकी। अनन्या ने रोहन की तस्वीर देखी थी। स्मार्ट, पढ़ा लिखा दिखता था। फोन पर दो चार बातें भी हुई। रोहन की आवाज में एक नरमी थी। अनन्या को लगा शायद यही वो इंसान है जिसका उसे इंतजार था। शादी तय हो गई। महेश जी ने फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया। वो अपनी लड़की को किसी चीज की कमी के साथ विदा नहीं करना चाहते थे। लोन लिया, अपनी पीएफ का पैसा निकाला, लेकिन शादी इतनी धूमधाम से की कि देहरादून की गलियों में कई दिनों तक उसकी चर्चा रही। फिर वो दिन आया, विदाई का। अनन्या लाल जोड़े में किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपनी मां सरिता से लिपट कर रोई। सरिता का दिल फटा जा रहा था, पर वो अपनी बेटी के सामने खुद को मजबूत बनाए हुए थी। रो मत पगली, सरिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। नया घर है तेरा, सबको अपना बनाना, सास की सेवा करना, रोहन का ख्याल रखना, अब वही तेरा सब कुछ है। अनन्या ने अपने पिता के पैर छुए। महेश जी कुछ बोल न सके। वो बस अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर कर रो पड़े। आज उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को सौंप दिया था। भाई राहुल अपनी दीदी की डोली को देख रहा था। उसकी आंखें भी लाल थीं। डोली उठी और अनन्या अपने सपनों के घर सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। सहारनपुर का घर वाकई बहुत बड़ा था, किसी कोठी से कम नहीं। सफेद संगमरमर का फर्श, बड़ा सा लॉन, महंगी गाड़ियां। अनन्या की आंखें चौंधिया गईं। घर में उसका स्वागत हुआ, पर इस बड़े घर में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसा अनन्या ने सोचा था वैसा शोर शराबा या रौनक नहीं थी। घर में सिर्फ दो ही लोग थे, उसकी सास कमला और उसका पति रोहन। अनन्या को बाद में पता चला कि उसके ससुर कमला के पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। कमला जी ने अपनी बहू की आरती उतारी। आओ बेटी, घर की लक्ष्मी, दहलीज पर कदम रखो। अनन्या ने चावल का कलश गिराकर घर में प्रवेश किया। कमरा भी बहुत बड़ा था, महंगा फर्नीचर, ऐसी सब कुछ। रोहन कमरे में आया और मुस्कुराया। थक गई होगी, आराम कर लो। अनन्या ने शर्माते हुए घूंघट उठाया। रोहन अच्छा लग रहा था। अनन्या को लगा सब ठीक है, लेकिन सब ठीक बस कुछ ही दिन रहा। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म हुई। मोहल्ले और रिश्तेदारी की औरतें आईं। सबने अनन्या को बड़े बड़े तोहफे, लिफाफे दी। अनन्या सब हाथ जोड़कर कबूल कर रही थी। रस्म खत्म होते ही कमला जी कमरे में आई। लाओ बहू, ये सब मुझे दे दो। उन्होंने सारे लिफाफे और गहनों के डिब्बे अनन्या के हाथ से ले लिए। तुम्हें क्या पता इन सब चीजों का, मैं संभाल कर रख दूंगी। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद बड़ों का यही रिवाज हो। असली खेल तीसरे दिन से शुरू हुआ। अनन्या सुबह नहा धोकर अपनी नीली वाली जीन्स और कुर्ती पहनकर नीचे आई। उसे किचन में मदद करनी थी। कमला जी उसे घूर कर देखा। ये क्या पहन लिया? अनन्या सकपका गई। जी, जीन्स, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। कमला की आवाज शहद जैसी नहीं बल्कि लोहे जैसी सख्त थी। जाओ
साड़ी पहन कर आओ और सिर पर पल्लू ठीक से रखना। अनन्या चुपचाप ऊपर गई और साड़ी पहन आई। उसे साड़ी की आदत नहीं थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। रोहन कहाँ था? रोहन अपने बिजनेस के लिए सुबह ही निकल गया था। वो रात में देर से आता। जब आता तब अनन्या से बस 2-4 बातें करता और सो जाता। वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल नहीं बोलता था। 5वें दिन अनन्या अपनी माँ सरिता को फोन कर रही थी। कमला ने देख लिया। किससे बात हो रही है? जी, माँ से। कमला ने फोन उसके हाथ से छीन लिया। इतनी क्या बातें होती हैं रोज रोज? अभी 5 दिन हुए हैं। मायके की याद सताने लगी। फोन रखो, यहां घर के काम पर ध्यान दो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये वो कमला नहीं थी जो रिश्ता लेकर देहरादून आई थी। 10 दिन बीत गए। शादी को 10 दिन। उस रात रोहन जल्दी घर आ गया था। कमला ने अनन्या को बुलाया। दोनों सोफे पर बैठे थे। अनन्या नीचे खड़ी थी। बहू, कमला ने बात शुरू की, तुम्हारे पिता ने शादी में बहुत अच्छा इंतजाम किया। अनन्या ने धीरे से कहा, जी, पर कुछ कमी रह गई? कमला ने कहा। अनन्या ने चौंक कर देखा। रोहन को अपना बिजनेस बढ़ाना है। कमला ने सीधे मुद्दे की बात की। उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हमने सोचा था शादी में जो आएगा उससे काम चल जाएगा, पर अनन्या खड़ी सुन रही थी। उसका दिल बैठने लगा। 70,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कमला ने कहा। तुम्हें अपने पिता से बात करनी होगी। बोलो, उन्हें 70,000 रुपए भिजवाने हैं। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। 70,000? हाँ, कमला ने कहा। कोई बड़ी रकम नहीं है। जिन्होंने शादी में 20 लाख लगा दिए उनके लिए 70,000 क्या है? रोहन की नौकरी पक्की हो जाएगी इससे। तुम्हारी ही जिंदगी अच्छी होगी। अनन्या ने कांपती नजरों से रोहन की तरफ देखा। वो नजरें झुकाए बैठा था। उसने एक बार भी अपनी मां को नहीं टोका। पर मां जी, पापा ने शादी के लिए लोन लिया है। अनन्या हिम्मत करके बोली। वो हमें नहीं पता। कमला की आवाज ऊंची हो गई। हमने पहले ही कहा था, लड़की वाले हो, इंतजाम पूरा रखना। अब अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती? जाओ, कल सुबह फोन करो और पैसे मंगवाओ। अणमाया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात रोहन कमरे में आया। रोहन, ये क्या है? मां जी पैसे मांग रही हैं। तो दे दो, रोहन ने बेरुखी से कहा। मां ने कहा है तो जरूरत होगी, इसमें रोने की क्या बात है? अगले दिन अनन्या ने रोते हुए अपने पिता महेश जी को फोन किया। महेश जी सब सुनकर सन्न रह गए। 10 दिन में ये? पर वो लड़की के पिता थे। तू चिंता मत कर बेटी, महेश जी की आवाज भर आई थी। मैं करता हूं कुछ, तू बस अपना घर बसा। महेश जी ने अपने दफ्तर से और लोन उठाया, दोस्तों से उधार लिया और अगले ही दिन 70,000 रुपए रोहन के अकाउंट में डलवा दिए। अनन्या को लगा, चलो बला टली। पैसे मिलते ही घर का माहौल फिर से ठीक हो गया। कमला फिर से थोड़ी मीठी हो गई। रोहन उसे बाहर घुमाने भी ले गया। अनन्या ने सब भुलाकर खुश रहने की कोशिश की, पर यह खुशी बस 1 महीने की थी। एक शाम कमला और रोहन फिर वैसे ही सोफे पर बैठे थे। अनन्या, इस बार रोहन ने बात शुरू की, हम लोग ये घर बेचकर एक बड़ा बंगला लेने की सोच रहे हैं। अनन्या ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, पर पैसे कम हैं। कमला ने बात लपक ली। 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अनन्या का खून सूख गया। 2 लाख? हाँ, कमला ने कहा, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अपने बाप को बोल, जैसे 70,000 दिए थे वैसे ही 2 लाख भी दे दें। अनन्या के सब्र का बांध टूट गया। नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें इनकार था। क्या? कमला चौंक गई। मैंने कहा नहीं। अनन्या की आवाज ऊंची हो गई। मेरे पापा कोई पैसे छापने की मशीन नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी शादी में लगा दी। 70,000 के लिए उन्होंने फिर से कर्ज लिया। अब मैं उनसे 2 लाख नहीं मांग सकती। किस बात के पैसे? आपने तो कहा था आपको दहेज नहीं चाहिए। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ अनन्या के गाल पर पड़ा। ये थप्पड़ रोहन ने मारा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से जुबान लड़ाने की? वो चीखा। अनन्या अपना गाल पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, गुस्सा बह रहा था। कमला खड़ी हुई। उसका असली रूप अब सामने था। देखा रोहन, देखा अपनी पढ़ी लिखी बीवी को? जुबान देख कितनी लंबी है इसकी।
ये लड़की घर तोड़ेगी? वो अनन्या की तरफ मुड़ी। सुन ले, या तो कल 2 लाख रुपए आएंगे या तू इस घर से निकल जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने पापा के घर। अनन्या भी चीखी। और पैसे भी नहीं लाऊंगी। कहां से लाएंगे वो? उनके पास नहीं है पैसे। अच्छा, पैसे नहीं है? कमला हंसी। तो फिर तेरी भी यहां जरूरत नहीं है। निकल, निकल मेरे घर से। कमला ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। रोहन, खड़ा क्या देख रहा है? निकाल इसको बाहर। हम तेरी दूसरी शादी करेंगे जो अपने बाप के घर से 10 लाख लाएगी। रोहन ने अपनी मां का साथ दिया। उसने अनन्या को धक्का दिया। निकल यहां से। जब तक पैसे नहीं लाती इस घर में कदम मत रखना। अनन्या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया था। रात हो रही थी। सहारनपुर की अनजान सड़कें। उसके पास ना फोन था ना पैसे। पड़ोस के घरों की लाइटें जल रही थी। कुछ लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। वो सब देख रहे थे, पर कोई बाहर नहीं आया। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सब बस तमाशा देख रहे थे। अनन्या वहीं दरवाजे पर दहलीज पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका लाल जोड़ा अब मैला हो चुका था। उसके सारे सपने टूटकर कांच की तरह बिखर गए थे। वो पूरी रात वहीं दरवाजे पर बैठी रोती रही। सुबह हुई। दरवाजा खुला। सामने कमला खड़ी थी। अनन्या ने उम्मीद से देखा। शायद उसे तरस आ गया हो, लेकिन कमला ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए अंदर ले गई। आह, मां जी छोड़ो, दर्द हो रहा है। रोहन बाहर आया। मां, इसे वापस क्यों ले आई? फेंक दिया था ना। चुप कर, कमला गुर्राई। आस पड़ोस वाले बातें बना रहे थे। सुबह सुबह तमाशा नहीं करना। क्या कहेंगे लोग कि नई बहू को घर से निकाल दिया? वो अनन्या की तरफ मुड़ी। अंदर रहेगी, पर नौकरानी बनकर? हाँ मां, ये भी सही है। रोहन हंसा। घर का सारा काम कौन करेगा? अब ये करेगी। नौकरानी की तरह पड़ी रहेगी एक कोने में। यही इसकी सजा है। और उस दिन से अनन्या की जिंदगी बदल गई। वो उस बड़े से घर में एक नौकरानी थी। सुबह से रात तक काम करती। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े। कमला उसे खाने के लिए बचा खुचा बासी खाना देती। यही औकात है तेरी? इसी के लायक है तू? रोहन का असली चेहरा अब रोज दिखता। वो शराब पीकर घर आने लगा। छोटी छोटी बात पर अनन्या को मारता। उसका फोन छीन लिया गया था। मायके बात करने की सख्त मनाही थी। अनन्या उस बड़े से बंगले में एक कैदी थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। 3 महीने जो 3 सदियों जैसे थे। अनन्या ने अपने नसीब से समझौता कर लिया था। वो चुपचाप सब सह रही थी। तभी एक दिन कमला की तबीयत बिगड़ी। उसे सीने में तेज दर्द उठा। जब तक रोहन उसे अस्पताल ले जाता, कमला चल बसी। हार्ट अटैक। सास की मौत हो चुकी थी। घर में अब सिर्फ अनन्या और रोहन थे। अनन्या के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी। शायद शायद अब सब ठीक हो जाए। शायद रोहन सुधर जाए। शायद उसकी मां के बिना उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन वो गलत थी। कहानी अब भी और भयानक होने वाली थी। कमला के जाने के बाद रोहन पर जो थोड़ा बहुत काबू था, वो भी खत्म हो गया। वो अब और ज्यादा शराब पीने लगा। वो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अनन्या को मानता था। मनहूस, वो रात को पीकर आता और अनन्या को मारता। जब से तू इस घर में आई है, सब बुरा हो रहा है। मेरी मां को खा गई तू। खा गई। अब अनन्या के साथ और भी ज्यादा गलत होने लगा। रोहन उसे घर में बंद करके काम पर जाने लगा। उसे खाना तक नहीं देता था। वो पूरा 1 साल उस नर्क में जीती रही। उधर देहरादून में महेश जी और सरिता का बुरा हाल था। उनकी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। जब भी फोन करते, रोहन बहाना बना देता। वो बाथरूम में है, वो सो रही है, वो बाजार गई है। 1 साल हो गया था। महेश जी से रहा नहीं गया। सरिता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, महेश जी ने एक दिन कहा। 1 साल हो गया अनन्या को गए। मैं खुद जाकर उसका हाल चाल देख कर आता हूं। कैसी है मेरी बच्ची? हाँ, आप चले जाइए। सरिता का दिल भी घबरा रहा था। बहुत दिन हो गए बेटी की आवाज सुने। अगले ही दिन महेश जी सहारनपुर के लिए बस पकड़कर निकल पड़े। उन्हें कहां पता था कि वो जिस दामाद को हीरा समझते थे, वो उनकी बेटी की जिंदगी को कैसे तबाह कर रहा था। महेश जी जब सहारनपुर में उस बड़ी सी कोठी के पते पर पहुंचे, तो उनका दिल जोर से धड़क रहा था।
1 साल बाद अपनी बेटी को देखने का उत्साह भी था और एक अनजाना सा डर भी। उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। दरवाजे के पीछे जो चेहरा था उसे देखकर महेश जी एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाए। ये ये उनकी अनन्या थी। वो लड़की जो 1 साल पहले फूलों सी नाजुक थी, आज मुरझाई हुई बेल लग रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, गाल पिचक गए थे, बाल उलझे हुए। उसने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहनी थी। अनन्या, बेटी। महेश जी की आवाज कांप गई। पापा। अनन्या अपने पिता को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों में 1 साल का दबा हुआ दर्द, तकलीफ, सब कुछ बाहर आ गया। महेश जी ने अपनी बेटी को संभाला। उसकी ये दशा देखकर उनका कलेजा फट गया। ये ये क्या हाल बना रखा है बेटी? वो उसे पकड़कर अंदर लाए। घर बिल्कुल बिखरा पड़ा था। महंगी कोठी अब किसी कबाड़ खाने जैसी लग रही थी। हर तरफ शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और गंदगी फैली थी। रोहन कहाँ है? महेश जी ने गुस्से से पूछा। अनन्या ने कांपते हुए हाथ से सोफे की तरफ इशारा किया। रोहन वहीं बेसुध पड़ा सो रहा था। उसके आसपास की बदबू बता रही थी कि वो नशे में धुत है। पापा, ले चलो मुझे यहां से। ये ये मुझे मार डालेगा। अनन्या बस इतना ही बोल पाई। महेश जी का खून खौल उठा। वो समझ गए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने रोहन को जगाने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि इस जानवर से बात करने का कोई फायदा नहीं। चल बेटी। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ा। एक पल नहीं रुकने दूंगा तुझे इस नर्क में। पर पापा, वो। चुप। मैं सब संभाल लूंगा। तू बस मेरे साथ चल। महेश जी अपनी बेटी का हाथ पकड़े उसे लगभग खींचते हुए उस घर से बाहर निकल आए। अनन्या के पास कपड़ों का कोई बैग तक नहीं था। वो जिस हाल में थी उसी हाल में अपने पिता के साथ बाहर आ गई। सड़क पर आकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया और सीधा बस स्टैंड पहुंचे। रास्ते भर अनन्या रोती रही और अपने पिता को 1 साल की आपबीती सुनाती रही। कैसे उसकी सास ने उसे सताया, कैसे रोहन ने उसे दहेज के लिए पीटा, कैसे उसे नौकरानी बनाकर रखा, कैसे उसे घर में बंद रखा। महेश जी पत्थर बने सब सुनते रहे। उनके आंसू सूख चुके थे। अब आंखों में सिर्फ आग थी। मैंने ही गलती की बेटी, उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मतलब और पढ़ाने की जगह तेरी शादी कर दी। मुझे क्या पता था कि मैं तुझे कसाईयों के हाथ सौंप रहा हूं। देहरादून पहुंचकर सरिता अपनी बेटी की हालत देखकर बेहोश होते होते बची। घर में मातम छा गया। अगले 2 दिन महेश जी चुप रहे। वो कुछ सोच रहे थे। तीसरे दिन उन्होंने कहा, मैं पंचायत बुलाऊंगा। ये बात सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। अरे, लड़की घर वापस आ गई। तलाक होगा तो बदनामी होगी। लड़की का घर बसना चाहिए। पर महेश जी अडिग थे। मेरी बेटी घुट घुट कर मर जाए, इससे अच्छा है कि वो बदनाम होकर जी ले। मुझे समाज की परवाह नहीं। मुझे मेरी बेटी की जान प्यारी है। पंचायत बैठी। महेश जी ने सहारनपुर से रोहन को भी बुलवाया। पहले तो रोहन आने को तैयार नहीं था, पर जब महेश जी ने पुलिस केस करने की धमकी दी तो वो डर कर आ गया। पंचायत में भरी सभा में महेश जी ने सब सच बताया। आप सब बताइए, उन्होंने लोगों से कहा। जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं, जहां उसकी जान को खतरा है, क्या मुझे उसे वहां वापस भेजना चाहिए? रोहन नजरें झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो बस अपनी बेटी को वापस चाहता था, इसलिए नहीं कि उसे प्यार था, बल्कि इसलिए कि घर का काम कौन करेगा, उसे खाना कौन देगा। तुम्हें अपनी पत्नी पसंद ही नहीं है तो उसे रखते क्यों हो? एक पंच ने रोहन से पूछा। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? रोहन चुप रहा। महेश जी ने हाथ जोड़ दिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न इनका पैसा, न कोई सामान। बस मेरी बेटी को इस रिश्ते से आजादी दे दो। पंचायत ने फैसला सुनाया। ये रिश्ता नहीं चल सकता। अनन्या का तलाक करवा दिया गया। उस दिन जब अनन्या ने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए, उसे लगा जैसे उसके गले में पड़ा फंदा कट गया हो। वो आजाद थी। घर वापस आकर अनन्या कई दिनों तक एक कमरे में बंद रही। वो उस 1 साल के खौफ से बाहर नहीं आ पा रही थी। रात को डरावने सपनों से जाग जाती। सरिता और महेश जी ने उसे पूरा वक्त दिया। एक शाम
महेश जी उसके कमरे में आए। वो उसके लिए किताबें लेकर आए थे। ये क्या है पापा? तेरी किताबें, बीए फाइनल ईयर जो छूट गया था। अनन्या ने किताबों को देखा। पापा, अब क्या होगा इनका? लोग क्या कहेंगे? तलाकशुदा लड़की। लोग? महेश जी की आवाज में गुस्सा था। यही लोग तब कहाँ थे जब तू नर्क में जी रही थी? इन लोगों की परवाह करना छोड़ दे बेटी। तेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। तेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। उन्होंने अनन्या के सिर पर हाथ फेरा। मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुझे इतना काबिल बनना है कि तुझे किसी रोहन जैसे सहारे की जरूरत न पड़े। उस दिन अनन्या की आंखों में एक नई चमक थी। अगले दिन से अनन्या ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। उसने प्राइवेट फॉर्म भरा। साथ ही महेश जी ने उसका दाखिला एक कंप्यूटर कोर्स में भी करा दिया। दुनिया बदल रही है बेटी, उन्होंने कहा। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, हुनर सीखना होगा। अब अनन्या का एक ही मकसद था, पढ़ाई। वो अपनी पिछली जिंदगी को, उस खौफनाक 1 साल को भूलने की कोशिश कर रही थी। वो भूलना चाहती थी, पर समाज उसे भूलने नहीं देता था। जब वो कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकलती तो पड़ोस की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती। देखो, वही है जिसे पति ने छोड़ दिया। बड़े पर निकल आए हैं। घर बैठने की जगह कंप्यूटर सीखने चली है। कोई ना कोई उसे ताना मारकर उसकी उस काली जिंदगी की याद दिला ही देता। इन बातों से उसकी रूह कांप जाती थी, पर वो रुकी नहीं। उसके पिता का हाथ उसके सिर पर था। वो जानती थी कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई सिर्फ एक तलाक की नहीं थी। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जो एक लड़की को बस पराया धन समझती। अनन्या ने ठान लिया था, वो इस लड़ाई को लड़ेगी। वो खुद को साबित करेगी। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसे ये पता था कि वो अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। घूंघट के पीछे उसने नर्क देखा था। अब उसे घूंघट के पार का पूरा आसमान जीतना था। अनन्या की नई जिंदगी एक सख्त रफ्तार से शुरू हुई। उसका दिन अब सुबह 5 बजे शुरू होता था। वो उठती, घर की छत पर जाकर 1 घंटा पढ़ती। सुबह की खामोशी में पड़े हुए शब्द सीधे दिल में उतरते थे। फिर वो नीचे आकर माँ के साथ नाश्ता बनाने में मदद करती, भाई राहुल को स्कूल के लिए तैयार करती, और फिर खुद अपनी किताबों का बस्ता उठाकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाती। इंस्टीट्यूट घर से थोड़ा दूर था। वो पैदल ही जाती थी। ये पैदल चलना उसे अच्छा लगता था। ये उसे सोचने का वक्त देता था। शुरू शुरू में हर कदम एक बोझ जैसा लगता था। सड़क पर चलते हुए जब कोई हंसता तो उसे लगता सब उसी पर हंस रहे हैं। कोई घूर कर देखता तो वो सहम जाती, अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लेती। उसे हर नजर में रोहन की नफरत और कमला की घृणा दिखाई देती। कंप्यूटर क्लास में वो सबसे पीछे की सीट पर बैठती। क्लास में ज्यादातर लड़के लड़कियां उससे उम्र में छोटे थे, कॉलेज के स्टूडेंट। वो उन सब के बीच खुद को बहुत अजीब और अकेला महसूस करती। वो किसी से बात नहीं करती थी। बस टीचर जो पढ़ाता उसे चुपचाप अपनी कॉपी में नोट कर लेती। एक दिन क्लास में उससे उम्र में काफी बड़ी एक औरत ने आकर उसके पास वाली खाली कुर्सी पर अपना बैग रखा। यहां बैठ सकती हूं? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। अनन्या ने बस सिर हिला दिया। मैं निर्मला शर्मा, उन्होंने अपनापन दिखाते हुए कहा। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, सोचा मैं भी ये डिब्बा चलाना सीख लूं। आजकल इसके बिना काम ही नहीं चलता। अनन्या उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट कई महीनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। धीरे धीरे निर्मला जी से उसकी बात होने लगी। निर्मला जी ने कभी उससे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। वो बस उससे कंप्यूटर, पढ़ाई या मौसम की बातें करती। अनन्या को उनके साथ बैठकर एक सुकून सा मिलने लगा। वो अकेली नहीं थी, जिसे समाज की परवाह किए बिना कुछ नया सीखना था। पर घर लौटते ही दुनिया का असली चेहरा फिर सामने आ जाता। एक दिन वो इंस्टीट्यूट से लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोस वाली बंसल आंटी मिल गई। अरे अनन्या, उन्होंने उसे रोक ही लिया। कहां से आ रही हो धूप में? जी, कंप्यूटर क्लास से। अच्छा, पढ़ाई कर रही हो? उन्होंने मुंह बिचकाया। पढ़ाई तो कर ली बेटी, पर अब आगे का क्या? बाप के सिर पर कब तक बोझ बनी रहोगी? महेश भाई भी अकेले कमाने वाले हैं। अनन्या का चेहरा लाल पड़ गया।
हमारी मानो। बंसल आंटी ने जैसे मुफ्त की सलाह दी। तो दूसरी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़की की जात का घर तो ससुराल ही होता है। तलाकशुदा हो तो क्या हुआ, कोई ढूंढ ढांड कर मिल ही जाएगा। अनन्या वहां एक पल नहीं रुकी। वो लगभग भागती हुई घर आई और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके रोने लगी। बोझ, मैं अपने पापा पर बोझ हूं। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। महेश जी जब शाम को दफ्तर से लौटे तो सरिता ने उन्हें सब बताया। महेश जी सीधा अनन्या के कमरे में गए। दरवाजा खोल बेटी। अनन्या ने आंसू पोंछकर दरवाजा खोला। बंसल आंटी की बातों का बुरा मान गई। महेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अनन्या की आंखें फिर भर आईं। पागल है तू? महेश जी मुस्कुराए। तू बोझ है। तू तो मेरा वो खजाना है जिस पर मुझे घमंड है। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पर पापा, वो कह रही थी। कहने दे, दुनिया का काम है कहना। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना, यही बंसल आंटी तेरे लिए अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आएगी कि मेरी लड़की को भी कोई नौकरी दिलवा दो। पिता की बातों ने मरहम का काम किया। अनन्या को समझ आ गया था कि इन ताने देने वालों का मुंह बातों से नहीं, काम से बंद करना होगा। उस रात उसने अपने अंदर के डर को बाहर फेंक दिया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक जिद थी, एक आग थी। उसने अपनी पढ़ाई का वक्त दोगुना कर दिया। कंप्यूटर क्लास में जो टीचर एक बार सिखाता, वो घर आकर उसकी 10 बार प्रैक्टिस करती। वो सवाल पूछने लगी। क्लास में सबसे पीछे बैठने वाली अनन्या अब सबसे आगे बैठने लगी थी। उसका भाई राहुल, जो अब 10वीं में आ गया था, अपनी दीदी का ये रूप देखकर बहुत खुश था। वो अपनी पॉकेट मनी से बचाकर कभी कभी उसके लिए चॉकलेट ले आता। ये लो दीदी, पढ़ पढ़कर दिमाग थक गया होगा। भाई का ये छोटा सा प्यार अनन्या को हिम्मत देता था। समय बीतता गया। अनन्या के बीए फाइनल ईयर के इम्तिहान आ गए। 1 महीने तक वो एक तपस्वी की तरह पढ़ती रही, दिन रात, बस किताबें और नोट्स। और फिर वो दिन आया, उसका आखिरी एग्जाम। जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो उसकी आंखें भरी हुई थीं, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपना पेपर बहुत अच्छा किया था। उसी हफ्ते उसके कंप्यूटर कोर्स का भी फाइनल प्रोजेक्ट था। अनन्या ने एक छोटी सी लाइब्रेरी मैनेजमेंट की वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया। जब उसने क्लास में अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो टीचर और बाकी स्टूडेंट देखते रह गए। शानदार, अनन्या, उसके टीचर ने सबके सामने तालियां बजाईं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा काम कर सोगी। बहुत बढ़िया। निर्मला जी ने उसे गले लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तुझ में हुनर है। अनन्या आज खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट का दिन था। अनन्या अपना रोल नंबर लेकर कंप्यूटर कैफे गई। महेश जी बाहर ही खड़े थे। पापा, आप भी चलो ना। नहीं बेटी, ये तेरी जीत है, जा खुद देख। अनन्या ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर रिजल्ट खुला। अनन्या, फर्स्ट डिवीजन। वो दौड़ती हुई बाहर आई और अपने पिता से लिपट गई। पापा, मैं पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। महेश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। मेरी शेरनी, मुझे पता था, मुझे पता था तू कर लेगी। घर पर सरिता ने मिठाई बांटी। बंसल आंटी, जो उस दिन ताना दे रही थीं, वो भी मुंह मीठा करने चली आईं। अरे वाह, हमें तो पता ही था, लड़की होशियार है। अनन्या बस मुस्कुरा दी। पढ़ाई पूरी हो गई थी। कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट उसके हाथ में था। पर अब आगे क्या? उस रात वो अपने पिता के पास बैठी। पापा, डिग्री मिल गई, कोर्स भी पूरा हो गया, पर मैं अब बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे काम करना है। महेश जी ने उसे ध्यान से देखा। उनकी बेटी अब वो सहमी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था। काम करेगी? हाँ पापा, मुझे नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। महेश जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, देहरादून में तो सब तुझे जानते हैं। यहां छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, पर लोगों के ताने भी साथ में मिलेंगे। क्या तू क्या तू देहरादून से बाहर जाकर काम कर सकेगी? अनन्या ने एक पल के लिए सोचा। घर से दूर, अकेले। फिर उसने रोहन का चेहरा याद किया, बंसल आंटी के ताने याद किए। हाँ पापा,
उसने मजबूती से कहा। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब किसी का ताना सुनकर नहीं जीऊंगी। महेश जी मुस्कुराए। ठीक है, मेरा एक पुराना दोस्त है दिल्ली में, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मैं उससे तेरी बात करता हूँ, शायद वहां कोई रास्ता निकल आए। अनन्या का दिल धड़क उठा। दिल्ली, एक नया शहर, एक नई शुरुआत, घूंघट के पार का आसमान, शायद वो उतना भी दूर नहीं था। ये नाम ही अनन्या के दिल में एक साथ उम्मीद और डर दोनों पैदा कर रहा था। जिस दिन उसे जाना था, उस सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सरिता ने उसके लिए परांठे और अचार पैक किया, पर उसकी आंखें लगातार बह रही थीं। अपना ख्याल रखना बेटी, उन्होंने अनन्या का चेहरा चूमते हुए कहा। शहर बड़ा है, लोग अनजान हैं, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। और हां, महेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू वहां काम करने जा रही है, पर सबसे पहले तू मेरी बेटी है। अगर एक पल को भी लगे कि दिल घबरा रहा है, एक पल भी लगे कि तू ठीक नहीं है, तो बस एक फोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नौकरी से बढ़कर तू है। भाई राहुल, जो अब खुद को बड़ा समझने लगा था, अपनी दीदी का बैग बस तक ले जाने की जिद कर रहा था। दीदी, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना माँ पापा के पास। तू बस जा और दिल्ली जीत ले। बस स्टैंड पर जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई, महेश जी वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। अनन्या ने शीशे से अपने पिता को धुंधला होते देखा और अपनी आंखों के कोने पोंछ ली। एक सफर खत्म हुआ था, दूसरा शुरू हो रहा था। दिल्ली देहरादून से बहुत अलग थी। यहां आसमान कम और इमारतें ज्यादा थीं। शोर था, धुआं था, और एक ऐसी रफ्तार थी जिसके साथ कदम मिलाना मुश्किल था। महेश जी ने अपने दोस्त की मदद से दिल्ली के एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के रहने की जगह, में अनन्या के लिए एक बेड का इंतजाम कर दिया था। कमरा छोटा था, जिसमें 3 और लड़कियां रहती थीं। सबका अपना अपना सामान, अपनी अपनी दुनिया। अनन्या को यह थोड़ा अजीब लगा, पर सुकून भी था। यहां कोई उसे घूरने वाला नहीं था, कोई ताना देने वाला नहीं था। अगले दिन उसका इंटरव्यू था। वो सुबह जल्दी तैयार हो गई। सफेद कुर्ती, नीली सलवार और आत्मविश्वास से बंधे हुए बाल। वो नोएडा के उस बड़े से शीशे वाले ऑफिस के बाहर खड़ी थी। इतनी बड़ी जगह, उसने सोचा। महेश जी के दोस्त शर्मा अंकल उसे रिसेप्शन पर ही मिल गए। आओ बेटा, वो मुस्कुराए। महेश ने सब बताया था, घबराना मत, तुम पढ़ी लिखी हो, काबिल हो, बस जो आता है वही सच सच बता देना। उन्होंने अनन्या को एचआर मैनेजर के केबिन में भेज दिया। अनन्या, राइट? मैनेजर, जो खुद एक लड़की थी, ने उसका रिज्यूमे देखते हुए कहा। जी मैम। आपके पास एक्सपीरियंस, अनुभव तो बिल्कुल नहीं है? जी मैम, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। मेरे पास काम का अनुभव नहीं है, पर मैंने बीए फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और कंप्यूटर कोर्स का प्रोजेक्ट भी खुद बनाया है। मैं मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी और जल्दी सीख लूंगी। मुझे बस एक मौके की जरूरत है। शायद ये अनन्या की आंखों की सच्चाई थी, या उसकी आवाज का यकीन कि मैनेजर ने उसे एक छोटा सा टेस्ट दिया, कंप्यूटर पर कुछ डेटा एंट्री करने को कहा। अनन्या के हाथ कांप रहे थे, पर उंगलियां कीबोर्ड पर सही चल रही थी। उसने अपना सारा ध्यान उस काम पर लगा दिया। आधे घंटे बाद मैनेजर ने रिजल्ट देखा। ठीक है अनन्या, वो मुस्कुराई। हम आपको जूनियर डेटा ऑपरेटर की पोस्ट के लिए रख रहे हैं। 6 महीने आप प्रोबेशन पर रहेंगी। सैलरी अभी कम होगी, पर अगर आपने अच्छा काम किया तो हम जरूर बढ़ाएंगे। अनन्या को यकीन नहीं हुआ। जी, जी मैम, थैंक यू। कल सुबह 9 बजे। अनन्या जब ऑफिस से बाहर निकली तो दिल्ली की धूप उसे चुभ नहीं रही थी, वो ठंडी लग रही थी। उसने पहला फोन अपने पिता को किया। पापा, मुझे नौकरी मिल गई। फोन के दूसरी तरफ महेश जी की जो सिसकी सुनाई दी, वो अनन्या की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। नई जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 6 बजे उठना, हॉस्टल की भीड़ में नहाने के लिए लाइन लगाना, फिर भागकर मेट्रो पकड़ना। दिल्ली की मेट्रो की भीड़ में खुद के लिए जगह बनाना भी एक जंग थी। ऑफिस का काम शुरू में बहुत मुश्किल लगा। सब कुछ नया था। बड़े बड़े एक्सेल शीट, नए सॉफ्टवेयर, मीटिंग। उसके साथ काम करने वाले लोग अपनी ही धुन में रहते, कोई फालतू बात नहीं करता। एक दिन उससे काम में एक बड़ी गलती हो गई। उसने डेटा की एक पूरी फाइल गलत जगह सेव कर दी।
उसके सीनियर विकास ने सबके सामने उस पर चिल्ला दिया, ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? ये कोई कॉलेज नहीं है। एक छोटे से काम के लिए आपको रखा है, वो भी ठीक से नहीं होता। विकास की आवाज रोहन की आवाजों से मिल गई। मनहूस, औकात है तेरी? निकल जा घर से। अनन्या के कान सुन्न हो गए। वो कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी सीट से उठी और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गई। शीशे के सामने खड़ी होकर वो खूब रोई। नहीं, नहीं अनन्या, तू यहां रोने नहीं आई है। उसने खुद से कहा, तू उन तानों का जवाब देने आई है। ये रोहन नहीं है, ये बस काम है। उसने अपना मुंह धोया, आंसू पोंछे और वापस अपनी सीट पर आ गई। उसने विकास से कहा, सर, मुझसे गलती हुई है, पर मैं इसे अभी ठीक कर सकती हूं। प्लीज मुझे आधा घंटा दीजिए। विकास उसे घूर कर देखता रहा। अगले 1 घंटे तक अनन्या ने बिना सिर उठाए काम किया। उसने न सिर्फ अपनी गलती सुधारी, बल्कि डेटा को पहले से बेहतर तरीके से अरेंज भी कर दिया। शाम को जब वो जाने लगी तो विकास खुद उसके पास आया। सॉरी, उसने धीरे से कहा, मैं सुबह थोड़ा ज्यादा बोल गया। और हां, तुमने काम अच्छा किया, वो अरेंजमेंट ठीक था। अनन्या ने बस मुस्कुरा दिया। आज उसने अपने डर पर एक और जीत हासिल की थी। महीने का आखिरी दिन आया। अनन्या अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी जब उसके फोन पर एक मैसेज आया। योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड विद रुपीज 12,000, 12,000 रुपए। ये रकम शायद दिल्ली के हिसाब से बहुत कम थी, पर अनन्या के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। ये उसकी कमाई थी, उसकी मेहनत, उसकी आजादी। वो दौड़कर पास के एटीएम तक गई। उसने पैसे निकाले। उसने 500 के उस नए कड़क नोट को हाथ में लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे। उसने उसी शाम 5,000 रुपए अपने पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और राहुल के लिए 1,000 रुपए का एक रिस्ट वॉच, घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। उस रात उसने अपनी मां को फोन किया। मां, बंसल आंटी कभी मिले तो उनसे कहना आपकी बेटी अब बोझ नहीं है। सरिता फोन पर बस रोती रही। अनन्या ने फोन रखा और बाहर बालकनी में आई। सामने दिल्ली शहर रोशनी में नहा रहा था। हजारों बत्तियां टिमटिमा रही थीं। आज अनन्या को लगा कि उन हजारों बत्तियों में से एक छोटी सी बत्ती उसकी अपनी भी जलने लगी थी। दिल्ली में घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में यमुना का न जाने कितना पानी बह चुका था और अनन्या की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब जूनियर डेटा ऑपरेटर नहीं थी। मेहनत, लगन और कभी न हार मानने वाली जिद ने उसे उस बड़े से शीशे वाले ऑफिस में एक नई पहचान दी थी। वो अब सीनियर एनालिस्ट बन चुकी थी। उसके नीचे अब 3 लोगों की एक छोटी सी टीम काम करती थी। वो अब सहमी सहमी सी सबसे पीछे बैठने वाली लड़की नहीं थी। वो मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देती, नए आइडिया रखती और उसकी बातों को गौर से सुना जाता। उसकी तनख्वाह अब 12,000 नहीं, बल्कि 60,000 थी। वो उस तंग से वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल को कब का छोड़ चुकी थी। अब वो नोएडा में ही एक 1 BHK, एक BHK फ्लैट में अकेले रहती थी। एक छोटा मगर उसका अपना घर, जिसे उसने अपनी पसंद के रंगों से सजाया था, जिसकी बालकनी में उसने छोटे छोटे गमले लगाए थे। इन 3 सालों में वो सिर्फ एक बार ही देहरादून जा पाई थी, पर वो अपने परिवार से दूर नहीं थी। उसने अपने भाई राहुल की कॉलेज की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया था। वो हर महीने अपने पापा के अकाउंट में पैसे डालती। शुरू शुरू में महेश जी ने मना किया, अरे बेटी, मेरी पेंशन आती है, तू क्यों तकलीफ करती है? पापा, अनन्या ने फोन पर कहा था, जब आप मेरे लिए लोन ले सकते थे तो क्या मैं आपके लिए एक छोटा सा फर्ज भी नहीं निभा सकती? मुझे बोझ नहीं, आपका बेटा बनने दो। इसके बाद महेश जी कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले थे। इस बार उसने अपने माँ पापा की शादी की 25वीं सालगिरह पर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देने का सोचा था। उसने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। जब वो देहरादून वाली बस से उतरी तो ये वही सड़कें थीं, पर देखने वाली आंखें बदल चुकी थीं। वो अब दुपट्टे में मुंह छिपाकर चलने वाली लड़की नहीं थी। उसने जीन्स और एक खूबसूरत कुर्ती पहनी थी। आंखों पर सनग्लास, धूप का चश्मा था
और कंधे पर लैपटॉप बैग। उसने घर की घंटी बजाई। सरिता ने दरवाजा खोला और अपनी बेटी को सामने खड़ा देखकर पल भर के लिए जमसी गई। अरे अनन्या, तू! सरप्राइज! अनन्या हंसते हुए अपनी मां के गले लग गई। घर में जैसे जलसा शुरू हो गया। महेश जी अपनी बेटी को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कोई खजाना मिल गया हो। राहुल, जो अब कॉलेज का लंबा तगड़ा नौजवान बन गया था, दौड़ कर आया और अपनी दीदी को गोद में ही उठा लिया। दीदी, मान गए, क्या लग रही हो, बिल्कुल दिल्ली वाली। अनन्या ने देखा, घर बदल गया था। पापा ने लोन चुका दिया था। घर में नया पेंट हुआ था। एक बड़ा सा फ्रिज था जो अनन्या ने ही भिजवाया था। शाम को जब वो सब आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने बंसल आंटी खड़ी थी। अरे, अनन्या बेटी आई है। वो दौड़ी चली आई। कैसी है बेटी? सुना बड़ी अफसर बन गई है दिल्ली में। नमस्ते आंटी, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। मैं ठीक हूं। कितनी दुबली हो गई है। बंसल आंटी ने वहीं घिसा पिटा ताना मारा। पर अच्छी लग रही है। सरिता बहन, किस्मत वाली हो, ऐसी बेटी पाई है। अनन्या को वो दिन याद आ गया जब यही बंसल आंटी उसे बाप पर बोझ कह रही थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाय पीती रही। उसकी खामोशी और मुस्कुराहट बंसल आंटी के किसी भी ताने से ज्यादा ताकतवर जवाब थी। अगले दिन सालगिरह का छोटा सा फंक्शन था। घर पर कुछ खास रिश्तेदार आए थे। जब सब खाना खा रहे थे तो महेश जी की एक दूर की रिश्तेदार सुशीला बुआ अनन्या के पास आकर बैठ गई। अनन्या बेटा, उन्होंने बड़ी मीठी आवाज में कहा, तेरी मां से सुन रही थी, अब तो माशाल्लाह खूब कमाने लगी है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। जी बुआ, अनन्या ने कहा। बेटा, पर लड़की की जात, आखिर एक घरवर तो चाहिए ही होता है ना, कब तक अकेली रहेगी? अनन्या समझ गई बात किधर जा रही है। मेरे पास घर है तो बुआ, उसने अपने फ्लैट के बारे में सोचा। अरे वो किराए का नहीं, असली घर, मतलब पति का घर। सुशीला बुआ ने अपना पत्ता खोला। देख बेटा, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बिजनौर में है, बड़ी दुकान है। उम्र यही कोई 40 के करीब होगी, पर दिल का बहुत अच्छा है। पहली पत्नी गुजर गई, कोई बाल बच्चा नहीं है। वो मतलब वो एक तलाकशुदा लड़की से शादी करने को तैयार है। तैयार है? अनन्या ने यह शब्द पकड़ लिया। कमरे में खामोशी छा गई। सरिता और महेश जी भी ये बात सुन रहे थे। सब अनन्या की तरफ देख रहे थे। अनन्या ने अपनी प्लेट नीचे रखी। वो रोई नहीं, गुस्सा नहीं हुई, वो बस शांति से मुस्कुराई। उसने सुशीला बुआ की तरफ देखा। बुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। फिर वो अपने पिता महेश जी के पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, उसने कहा, आपको याद है, बरसों पहले आपने मुझसे कहा था कि तू इतनी काबिल बन कि तुझे किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। महेश जी ने गर्व से सिर हिलाया। उनकी आंखों में पानी था। पापा, मुझे मेरा सहारा मिल गया है। अनन्या ने अपना दूसरा हाथ अपने दिल पर रखा। मैं खुद। वो वापस सुशीला बुआ की तरफ मुड़ी। बुआ जी, मुझे अब किसी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो मुझ जैसी तलाकशुदा को कबूल करने को तैयार हो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो क्या तू शादी नहीं करेगी? बुआ ने हैरानी से पूछा। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं बुआ। अनन्या की आवाज में एक ऐसी मजबूती थी जिसने सबको चुप करा दिया था। पर अब अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा तो वो मेरा सहारा बनकर नहीं आएगा, वो मेरा साथी बनकर आएगा। एक ऐसा साथी जो मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम की इज्जत करे और जिसे कबूल करने के लिए मैं तैयार हूं। उसने अपनी मां का हाथ दबाया। और मां, जब तक मुझे वैसा कोई साथी नहीं मिलता, मैं अकेली ही बहुत खुश हूं। आपकी बेटी अब बोझ नहीं है और न ही बेचारी है। सुशीला बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। बंसल आंटी ने नजरें झुका ली। महेश जी खड़े हुए और अपनी बेटी को सबके सामने गले लगा लिया। मुझे तुझ पर गर्व है, उन्होंने बस इतना कहा। एक हफ्ते बाद अनन्या दिल्ली वापस अपनी जिंदगी में लौट आई थी। वो रात में अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग। सामने नोएडा दिल्ली का आसमान हजारों लाखों बत्तियों से जगमगा रहा था। आज से कई साल पहले देहरादून की एक गली में एक लड़की रहती थी, अनन्या। वो घूंघट के पीछे से अपनी छोटी सी दुनिया देखती थी।
आज ये लड़की अनन्या एक ऊंची इमारत की बालकनी में खड़ी थी। उसके सामने एक पूरा शहर रोशन था। वो घूंघट, वो बेबसी, वो आंसू, वो सब बहुत पीछे, बहुत दूर छूट गया था। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में एक आजादी थी, एक सुकून था। उसने घूंघट के पार का आसमान आखिर जीत ही लिया था।